गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आनंद कुमार इस भारतवर्ष के समस्त शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन पदवंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। जो हमारे गुरुदेव रह चुके हैं उनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और जितने भी समस्त भारत के शिक्षक हैं उनके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साथ ही इस भारतवर्ष के समस्त स्टूडेंट को, समस्त विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी बच्चों के साथ, आप सभी शिक्षक के साथ मैं दो चार बातें करना चाहता हूं। हालांकि अभी शिक्षक दिवस में समय भी है, परसों शिक्षक दिवस है, लेकिन हमें अपने शिक्षकों को चरण स्पर्श करने का मन बहुत ज़्यादा होने लगा, इसीलिए हमने आज ही आप सबों से बात करना उचित समझा। सबसे पहली बात ये हम लोगों को समझना है कि शिक्षक और स्टूडेंट का कर्तव्य क्या है, हम सभी का धर्म क्या है, हम सभी क्या कर सकते हैं। अभी के समय में बेरोजगारी के मुद्दे पर और भी बहुत ज़्यादा जो देश में, हमारे देश में मुद्दा उठ चल रहा है, उन सभी पर सभी बच्चे, सभी शिक्षक बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हम लोग सिर्फ कहते हैं कि हमारे देश का धड़कन है युवा, लेकिन उस धड़कन को हम लोग दबा के रखते हैं, उसे फ्री नहीं करते, उसे क्रिएटिव नहीं बनाते, उसे हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने का ऑर्डर नहीं देते, उसे हम लोग एक स्वच्छ माहौल में जीने का अवसर नहीं देते। और इस अवसर की वजह से हमारे देश की जो युवा है वो कुंठित हो चुकी है। बच्चों का मन पढ़ाई पर से उठ करके सिर्फ पैसे कमाने की तरफ जा रहा है। हमारे गांव में जितने छोटे बच्चे हैं, हमने देखा है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर नहीं दे करके उसे किसी काम में लगाते हैं, या दिल्ली ले गए कमाने, पंजाब ले गए कमाने। हम बैठ करके ये सोचते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है और इसका जिम्मेवार कौन है। क्या इसका जिम्मेवार सरकार है, क्या इसका जिम्मेवार शिक्षक है, या इसका जिम्मेवार बच्चे हैं। हम लोगों को ये जो एक ट्रायंगुलर सीरीज है जिसमें बच्चे हैं, शिक्षक है, गार्जियन है, सरकार है, ये जो एक सीरीज बनता है, इस सीरीज में जो एक व्यवस्था चलती है, इस व्यवस्था के लिए अगर उस व्यवस्था में कभी कुव्यवस्था आती है तो उसका जिम्मेवार कौन होता है। हम चाहते हैं इस बात को हम सभी लोग समझें, हम लोग ये भी समझें कि हमारी कुव्यवस्था का कारण क्या है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है, या इस कुव्यवस्था को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। और इस कुव्यवस्था के चलते जो आज बेरोजगारी आ रही है, हमारे सामने एक विशाल समस्या बन के खड़ा हुआ है, उसका निदान क्या है, उसका निदान कैसे किया जाए। जैसे कोरोना के बीच में श्रीमान प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक वर्ड आया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने तो बोल दिया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उन्होंने तो बोल दिया कि भारत के जीडीपी को बढ़ाना है, उन्होंने तो बोल दिया कि भारत का जो विदेशी करेंसी है उसमें वृद्धि करना है, भारत को जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस बनाना है। सर, आप कुछ कह देते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस बनाना है, आप जब आप बजट लाते हैं उसमें बोल देते हैं कि ये 500 करोड़ रुपया किसान के लिए है, 700 करोड़ रुपया जो है वो बेरोजगारी के लिए है, युवा के लिए है। सर, वो लेकिन युवा को मिलता क्यों नहीं है? आखिर वो जो आप एक घोषणा करते हैं, वो जो आप पैकेज देते हैं, वो पैकेज का एहसास क्यों नहीं होता कि वो बच्चों को मिल रहा है। आप जब किसान के लिए 700 करोड़ की व्यवस्था करते हैं तो किसान का जो खाद का कीमत है वो घटता कहाँ है, उसका जो उपज का कीमत है वो बढ़ता कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है। इन सभी का हम लोग एक रीजन जानना चाहते हैं, इसके पीछे हो क्या रहा है, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। सबसे पहली बात, इस जिम्मेवारी को समझने से पहले हम लोगों को अपने भारतीय जो गौरवशाली जो इतिहास है जरा उस पर एक नज़र डालना होगा। भारत और बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जरा हम लोगों को इसके बारे में अवगत होना पड़ेगा कि हम लोग का अतीत कैसा रहा है। हम लोगों का अतीत सर वसुधैव कुटुंबकम का रहा है, हमारा अतीत सर सोने की चिड़िया का रहा है। फिर आज हम लोग ये लकड़ी की चिड़िया क्यों बन चुके हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है।
सर इसके पीछे का रीजन लोग बोलेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ, वो लोग धन लूट के ले गए। नहीं सर, हम इस बात को नहीं मानते। अगर सर आपको कमाने आता है, यदि आपको किसी धन को जमा करने आता है, उस धन का निर्माण करने आता है, तो कोई आपसे छीन कैसे सकता है? अगर वो आज छीन लिया तो आपको तो बनाने आता है। क्या हमने भी सोना कहीं से चुरा के लाया था, जो वो लेके चले गए तो मेरे पास खत्म हो गया? ऐसा था क्या? नहीं। हम लोगों को रियल में सोने की चिड़िया का मतलब होता है कि हम भारतीय बहुत ही ज़्यादा कर्मठ और ईमानदार हैं। हम लोगों के अंदर इतना मेहनत करने की ताकत है। हम लोग जितना सोना हम लोगों के यहाँ से कहीं गया है, हम लोग उससे 100 गुना हम लोग अर्जित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ अंतर इस बात का है, हम लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि हम लोगों में ताकत कितनी है। हम लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि हम लोगों का कर्तव्य क्या है। केवल संविधान में लिख देने से, केवल किताब में लिख देने से हम लोग अपने कर्तव्य को नहीं समझ सकते सर। हम लोगों को ये नहीं बताया जाता है कि हम लोग का अधिकार क्या है। हम लोगों को ये पता नहीं कि सर हम लोग का जन्म क्यों हुआ है। हम लोग को ये पता नहीं है सर कि हम लोग जन्म के बाद हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है और हम क्या करने के योग्य हैं। सर इस बात को, इस युवा को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर किस प्रकार की पोटेंशियल है। अगर मोदी साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यदि मन की बात करते हैं तो उस मन की बात में हमारे मन की बात तो शामिल ही नहीं होती है। इसीलिए हम सभी सबसे पहले ये चाहते हैं कि आज हम लोग जरा सा भारत का जो अतीत का गौरवशाली इतिहास है, जरा उसके बारे में समझें। हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं भारत में, भारत का जो इतिहास है उस इतिहास में सबसे पहले हम लोग आपको लेके चलते हैं उत्तर भारत का इतिहास, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। जरा एक कहानी आपको सुनाते हैं, दक्षिणी भारत का इतिहास। इस दोनों को आप समझिएगा अच्छे से, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं और क्या करना चाहते हैं। उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत में, पाकिस्तान में एक सबसे पहले जिस समय की हम इतिहास आपको सुना रहे हैं, उस समय का जो भारत था वो भारत नहीं था, वो अखंड भारत था। जिस समय का हम लोग इतिहास आपको सुना रहे हैं वो आपका है अखंड भारत। और ये अखंड भारत में जो आज छोटे छोटे देश बहुत ज़्यादा उछलते हैं वो हमारे ही अंग हुआ करते थे। छोटे छोटे देश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी जो छोटे छोटे देश हैं, ये सभी देश, सभी के सभी देश हमारे ही एक अंग हुआ करते थे। और उस समय के भारत का नाम था अखंड भारत। यदि आप इस समय, ये जो उत्तर भारत का इतिहास है, और इस इतिहास में हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का। यदि आपको इससे भी ऊपर जाना है, बहुत पहले जाना है, जिस समय श्री राम का जो वंश था, उस समय की अगर हम लोग बात करें तो उसी वंश में एक योग्य शासक हुए थे जिसका नाम था राजा भरत। और राजा भरत के माता का नाम था शकुंतला। इस घटना की जानकारी हमें मिलती है, कालिदास का एक बुक है जिसका नाम है शाकुंतलम। कालिदास का एक बुक है जिसका नाम है शाकुंतलम, और इन्हीं के पुत्र थे भरत, इन्हीं के पुत्र थे भरत। और इस भरत को जब योग्य शिक्षक मिला तो वो बहुत ही योग्य शासक बना, और उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, नंबर 1। मतलब ये कि भारत को भारत बनाने वाला एक योग्य शिक्षक था। भारत को भारत बनाने वाला एक योग्य शिक्षक था। समझिएगा आप बात को, हम कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, सर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय तक्षशिला। और उस तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे जिसका नाम था चाणक्य। शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, वहाँ के लेक्चरर थे, उसका नाम था चाणक्य। आइए जरा हम लोग समझते हैं चाणक्य। चाणक्य, ये अखंड भारत का निर्माण कैसे हुआ था? जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी हो रहे थे, उसी समय अलेक्जेंडर का, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और उस आक्रमण में राजा पोरस उसको रोकने की चेष्टा कर रहे थे, और लेकिन वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे। जब ये बात चाणक्य को पता चलता है, ये एक शिक्षक हैं, कहानी को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक शिक्षक हैं। तब ये चाणक्य चलते हैं पाटलिपुत्र के तरफ, पाटलिपुत्र के तरफ। तो जब ये चाणक्य चलते हैं पाटलिपुत्र के तरफ,
और ये जो पाटलिपुत्र है, उस समय पाटलिपुत्र जो आज पटना है, पटना कहाँ है? बिहार में। और ये जो आपका बिहार है, इस पाटलिपुत्र का नाम था पहले मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य समस्त विश्व में सबसे मजबूत साम्राज्य, मगध साम्राज्य। समस्त विश्व में सबसे मजबूत साम्राज्य, उसका नाम है मगध साम्राज्य। और उस मगध साम्राज्य पर उस समय नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन था, और इसके शासक थे घनानंद। नंद वंश का शासक था और इसके शासक थे घनानंद। ये शिक्षक हैं, चाणक्य शिक्षक हैं। ये आ करके घनानंद को कहते हैं कि घनानंद देश को बचा लो। शिक्षक आके कहता है घनानंद देश को बचा लो, लेकिन घनानंद इसकी अवहेलना करते हैं। घनानंद जो है इसकी अवहेलना करते हैं, इसका अपमान करते हैं। और उस अपमान के कारण इन्होंने, चाणक्य शिक्षक हैं सर, शिक्षक हैं, और वो शपथ लेता है कि हम इस भारत को एक सूत्र में बांधेंगे, हम इस भारत को एक सूत्र में बांधेंगे, हम इस भारत को एक, आपको कहानी सुना रहे हैं उत्तर भारत का, आपको हम एक सूत्र में बांधेंगे। अर्थात उसी समय शपथ लेते हैं कि आज नंद वंश को उखाड़ फेंकना है और एक ऐसे वंश की स्थापना करनी है जो भारत को एक सूत्र में अखंड भारत बना सके। भारत टुकड़ों में शासन न हो, पूरा का पूरा एक भारत कहलाए। क्योंकि उस समय अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा हुआ करते थे। उन्होंने कहा हम समस्त भारत में एक राजा बनाएंगे जिसको सम्राट कहा जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने शपथ ले लिया। फिर यहाँ से ये जो आपका चाणक्य है वो निकलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि घनानंद से लड़ने लायक कौन बनेगा। तब इसके मन में आया कोई लड़ने लायक बनेगा नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। इसको रास्ते में एक मासूम सा बच्चा मिलता है, इसको मासूम सा बच्चा मिलता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त। क्या नाम है उसका? चंद्रगुप्त। और इस चंद्रगुप्त को समझिएगा, और इस चंद्रगुप्त को इतना प्रशिक्षित करते हैं, इस चंद्रगुप्त को इतना प्रशिक्षित करते हैं कि ये चंद्रगुप्त आगे जाकर के राजाओं का राजा, महाराजा, सम्राट बनता है। ये सम्राट बनता है। और यही सम्राट बनने के बाद अलेक्जेंडर को रोकता है और उसकी बेटी हेलेना से इसकी शादी होती है। इसके बेटी हेलेना से इसकी शादी होती है, अर्थात उसको रोकता है। और रोकने के बाद मौर्य वंश का स्थापना करता है, मौर्य वंश का स्थापना करता है। और ये मौर्य वंश इतना विशाल था कि इन्होंने समस्त भारत पर, ये अकेला एक ऐसा वंश था जो समस्त भारत पर एक राजा राज्य किया था जिसको सम्राट कहा जाता था। और इस राज्य, इस वंश के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जिसके बारे में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी भारतीय सम्राट अशोक को न जानता हो, सम्राट अशोक को न जानता हो। सम्राट अशोक को चंद्रगुप्त को भी राजा बनाया किसने? चाणक्य ने। शिक्षक, चाणक्य क्या है? शिक्षक हैं। उन्होंने देश का नेता चुना, किसको? चंद्रगुप्त को। इस शिक्षक ने देश का नेता चुना, किसको? चंद्रगुप्त को। उसके बाद चंद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ, वो पहला पुत्र जो था वो रानी हेलेना का पुत्र था जो यूनानी था, और उसका दूसरा पुत्र था बिंदुसार। जबकि ऐसा कहा गया है कि राज परिवार में जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनेगा। लेकिन एक शिक्षक यूनानी को भारत का सम्राट बचने से बचाया। समझिएगा शिक्षक की महत्ता कितनी है। जबकि राज परिवार का नियम पूर्वजों से चला आ रहा है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, एक शिक्षक ने इस प्रथा को तोड़ा और उसकी यूनानी को राजा बनने से रोका। और राजा किसको बनाया? बिंदुसार को। बिंदुसार को किसको राजा बनाया? बिंदुसार को। बिंदुसार राजा बना। अब फिर चाणक्य अभी भी शिक्षक, और वो शिक्षक चाणक्य अपने मगध साम्राज्य के प्रति इतना समर्पित है कि वो पूरे मगध को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखता है। ना उसे अपने परिवार की चिंता है, ना उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, ना और कोई चिंता है। सिर्फ उसे चिंता है अपने साम्राज्य की और अपने मगध साम्राज्य की, अपने भारत की, अपने अखंड भारत की चिंता है। और उस चिंता में ये बिंदुसार, और जब बिंदुसार का पुत्र हुआ तो बिंदुसार का कोई भी पुत्र अच्छा राजा बनने योग्य नहीं था।
और उसका एक पुत्र और था जिस पुत्र के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। बिंदुसार जब जंगल में गया था शिकार करने तो उसे जख्मी होने के बाद एक लेडी मिली थी जिसका नाम था धर्मा। वहीं पे जंगल में ही उन्होंने धर्मा से शादी किया था और उसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अशोक, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तो इसका पुत्र था अशोक जो राज परिवार में शामिल भी नहीं था, एक साधारण बालक था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त को पकड़ के सम्राट बनाया उसी प्रकार चाणक्य ने भी और अशोक की माँ धर्मा, इन दोनों ने इस अशोक को ठोक ठोक के उसको सुसंस्कृत बना करके उसे योग्य बना करके अशोक को, जो अशोक एक मामूली लड़का था, अशोक जो एक मामूली लड़का था, ये एक घोड़े को संभालता था, घोड़े को धोना खिलाना पिलाना उसकी देख रेख करना वो करता था। ये एक दिन समस्त भारत को अखंड भारत बनाता है और वो सम्राट बनता है। सर हम ये समझाना चाहते हैं कि आप जो भारतीय सिस्टम को हम लोग दोष देते हैं, सर रियल में उस सिस्टम को अगर अतीत, गौरवशाली अतीत को देखें, उस सिस्टम को बदलने का जो निमित्त बना है वो एक शिक्षक बना है। उसको बदलने का जो निमित्त बना है वो एक शिक्षक बना है। दूसरी बात, ये कहानी, एक छोटी सी कहानी हमने आपको बताया और ये कहानी था कहाँ का? उत्तर भारत का। अर्थात आप देखिए सत्ता किस प्रकार से चल रही है और उस सत्ता का निमित्त, उस सत्ता को बनाए रखने का माध्यम कौन है? एक शिक्षक है। अर्थात जब तक इस भारत में सत्ता के पीछे किसी शिक्षक का हाथ रहा है तब तक भारत अखंड बन के रहा है। आप चेक करो अपने गौरवशाली इतिहास को। जब तक भारत की सत्ता का देखरेख एक शिक्षक ने किया था, जब तक गौरवशाली भारत का देखरेख एक शिक्षक ने किया था, तब तक भारत एक सूत्र में बंधा था जिसका नाम था अखंड भारत। ओके, अब इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आपको लेके चलते हैं दक्षिण भारत। जिस प्रकार उत्तर भारत का एक गौरवशाली इतिहास था, उसी प्रकार अगर जब तक आप इस दक्षिण भारत के गौरवशाली इतिहास अगर नहीं सुनते हैं, इसका मतलब हम लोगों का जो मन है वो अधूरा है। सुनिए इस इतिहास को। इस दक्षिण भारत का मतलब जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सभी जो चेन्नई सब जो क्षेत्र है वो सभी दक्षिण भारत में आता है। इस दक्षिण भारत में एक राज्य है, इस दक्षिण भारत में एक राजा था जिसका नाम था कृष्णदेव रॉय। इसका क्या नाम था? इसका नाम था कृष्णदेव रॉय। तो ये जिस राज्य के ये राजा थे उस राज्य का नाम था विजयनगर। वो जो राज्य है उस राज्य का क्या नाम है? उसका नाम है विजयनगर। समझिएगा, इस विजयनगर में एक गुरु थे और उस गुरु के पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद ये तय हुआ कि गुरु विजयनगर को एक सम्राट देंगे, एक योग्य राजा देंगे, एक सम्राट देंगे, एक योग्य राजा देंगे। उसका जिम्मा किसको मिला? गुरु को। समझिएगा सर, इतिहास गौरवशाली बनता कैसे है? सर भारत अखंड बना कैसे था, टूटा क्यों, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? देखिएगा सर, गुरु को ये जिम्मेदारी मिली कि आप जो है यहाँ पे स्टूडेंट है बहुत सारे, 1 2 3 है, 4 है, बहुत सारे स्टूडेंट है। बोला इनमें से एक राजा चुना जाएगा। तो गुरु बोले ठीक है, कल हम चुन के दे देंगे कौन इसमें से राजा बनेगा। समझिएगा, जब हमने कहा ना, जब तक सत्ता के साथ एक शिक्षक का हाथ रहा है, जब तक सत्ता के पीछे एक शिक्षक खड़ा रहा है, तब तक भारत अखंड बन के रहा है। जिस दिन उस शिक्षक ने सत्ता के नीचे से अपना हाथ खींचा, उसी दिन से भारत टूटना शुरू हो गया। आप अपने इतिहास को पलट के चेक करो। आप दोष बीजेपी को देते हैं, आप दोष कांग्रेस को देते हैं, क्या हम लोग उसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं? पहले आइए इस कहानी को सुनते हैं। देखिए, ये है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ गुरु बोला कि ठीक है, कल आपको एक राजा मिलेगा। इसमें एक बच्चा था जिसका नाम है कृष्णन। बहुत सारे बच्चे थे, उसमें एक बच्चा जिसका नाम था कृष्णन। बोला कि ठीक, कल एक काम करना है, कल जो है बीच में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। उस पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, कल उस चोटी पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विजयनगर का राजा बनेगा। समझ रहे हैं आप? समझिएगा, आप समझ रहे हैं। बोला उस चोटी पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो विजयनगर का राजा बनेगा। मान लेते हैं ये चोटी है
और इस चोटी पे पहुंचना है, जो सबसे पहले पहुंचेगा वो राजा बनेगा। यहाँ पे एक क्षेत्र था आदिवासी का। आदिवासी का मतलब हो गया जिसे हम लोग, जैसे घुमंतु भोटिया होता है, रोड किनारे किसी खेत में तंबू गाड़ के रह रहा है, शायद आप तो उसके पास भी जाने का आपका मन नहीं करेगा, आप जाओगे नहीं, हिम्मत नहीं करो। क्यों? उसका कल्चर अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग होता है। सर जेन्युइन इंसान तो उसको इंसान मानता भी नहीं है, उससे छुआछूत मानता है, उससे बहुत दूर रहना चाहता है। लेकिन उसी वैसा ही कुछ जनजाति आदिवासी यहाँ विजयनगर में एक कोने में रहते थे। संजोग वो गुरु क्या किए, जान के ही इस पर हमला करवा दिए, किसी दूसरे से इस पर हमला करवा दिए। ठीक है, बोला कि सब लोग जाओ और जाके चोटी पे चढ़ो। सब स्टूडेंट गया और चोटी पे चढ़ना शुरू किया, सब स्टूडेंट चोटी पे चढ़ना शुरू किया। लेकिन ये जो कृष्णन था, वो देखा क्या कि यहाँ पे एक क्षेत्र है जिस पर आदिवासी रहते हैं और वहाँ पे हमला किया हुआ है, लोगों को पीटा जा रहा है, उसको शोषित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। ये बोला हमें राजा नहीं बनना। यदि हम इंसान को सुखी नहीं रख सकते, उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो हम वीर कैसा? और अगर हम वीर नहीं हैं तो हमें राजा कैसे बनेंगे? इसीलिए हमें राजा नहीं बनना है, पहले हम इसकी रक्षा करेंगे। उसके अंदर एक वीरता की भावना थी। ठीक है, और वो क्या हुआ, कृष्णन कहाँ चला गया? राजा बनने, वो इसकी सुरक्षा करने। और कृष्णन इतना वीर था, स्टूडेंट में इतना वीर स्टूडेंट था, इतना साहसी था, ये जा करके इस हमला करने वाले को मार के भगा देता है। ठीक है, उसके बाद सभी बच्चे यहाँ पे चढ़ते हैं। जो सबसे पहले चढ़ता है उसके मन में होता है कि हम तो राजा बन गए। फिर सभी वापस आता है गुरुजी के पास, बोलता है गुरुजी ये जो व्यक्ति नंबर ए है ये चढ़ गया सर वहाँ पे ऊपर में, तो ये राजा बन गया। बोला नहीं, तुम राजा एकदम नहीं है। राजा कौन है? कृष्णन। क्योंकि राजा का सबसे पहला गुण होता है अपने यहाँ के जो शोषित वर्ग हैं, जिसे लोग अच्छे निगाह से नहीं देखता है, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये गुण भी कौन भरते हैं? एक गुरु भरते हैं। यदि आप भारत के राजनेता में अगर इस प्रकार के गुण गुरु नहीं भर पाए, तब आप उस वैसे राजनेता से, वैसे पार्टियों से आप रोजगार की कामना कैसे करते हैं? आप वैसे राजनेता से आप अपनी सुरक्षा की कामना कैसे करते हैं? वैसे राजनेता से बेरोजगारी खत्म हो उसकी कामना कैसे करते हैं? वैसे नेता से, वैसे पार्टियों से भारत अखंड रहेगा इसकी कामना कैसे करते हैं? इसकी कामना आप इसलिए नहीं करिए क्योंकि सत्ता के पीछे एक स्वस्थ गुरु का हाथ नहीं है। अर्थात कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, राजनेता, एमपी, एमएलए अगर वो गलत करता है, इसके पीछे ये रीजन है, गुरु का मतलब एक शिक्षित समाज उसको दंडित नहीं करता है। यदि आप उसे दंडित करते तो आज ये माहौल बनता ही नहीं, आज ऐसा युवा को त्रस्त होने का मौका आता ही नहीं, एकदम नहीं आता। ये आया क्यों? क्योंकि इसके पीछे शिक्षित वर्ग जो है वो आज तक चुप हैं, वो अभी भी चुप हैं। इसी कारण से आज युवा को इतना परेशानी सहना पड़ रहा है। फिर आइए कहानी पे। तो जब ये कृष्णन वापस गया, बोला नहीं तुम लोग राजा नहीं हो, राजा कौन है? कृष्णन है। और सर आगे चल के वही कृष्णन कृष्णदेव राय के नाम से दक्षिण भारत का एक विशाल राजा बनता है और दक्षिण भारत का जो इतिहास है उसको स्वर्णिम बना देता है। कौन? राजा कृष्णदेव राय। किसके कारण? अपने गुरु के कारण। सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ये सभी किसके कारण? तो गुरु के कारण। अर्थात ये हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है, ये हमारे बिहार का गौरवशाली इतिहास है। बिहार का जो मगध साम्राज्य है, उसे मगध साम्राज्य, पाटलिपुत्रा, अगल बगल वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सभी जो इलाका है इनको हम लोग मगध साम्राज्य कहते हैं। जो गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है जिसको हम लोग दोआब कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक वंश था, वो शासक था वहाँ का, वो इतिहास है सर हमारा। और आज क्या है? आज हम वही बिहार, वही मगध साम्राज्य के वासी, वही गौरवशाली बिहार के वासी, हम लोग आज एक जॉब के लिए तरसते हैं सर, एक काम के लिए, एक अपने योग्य एक काम के लिए तरसते हैं सर। लोग तरस रहा है, युवा पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई सम्मान नहीं है उनका। इसके पीछे ऐसा नहीं कि दोषी केवल पार्टी है सर। आज अगर आप बीजेपी हटा के कांग्रेस लाते हो, कांग्रेस हटा के दूसरे को लाते हो, दूसरे हटा तीसरे को लाते हो, सर सबके अंदर वही भावना है,
इसीलिए देश का विकास तभी संभव है जब एक वैसे व्यक्ति को लाया जाए जिस व्यक्ति का अपने सम्मान, अपना कोई लोभ ना हो। वैसे शिक्षक को लाया जाए, वैसे इंसान को लाया जाए जो इंसान हर जीव को समान निगाह से देखता हो। हर सभी के लिए एक छोटे से छोटे व्यक्ति, एक बच्चे से बच्चा, एक बड़े से बड़े, सबके लिए एक समान न्याय करता हो। इस चीज़ की आज हमारे देश में कमी है और उस कमी को पूरा केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए आज जो भारत की वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है, बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है, इसलिए कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर है। आज हमारे यहाँ अगर कुछ युवा पढ़ते भी हैं, अगर वैसा वो योग्य भी बनता है, तो वो भारत को छोड़ के विदेश चला जाता है, विदेशी कल्चर को लेके आता है। उस विदेशी कल्चर से हम लोग जो अच्छी बातें हैं उसे छोड़ करके जो गलत बातें हैं वही ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम युवा को ये नहीं बताया जा सका है, हम लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि अच्छी बात को ग्रहण कैसे करते हैं। बुरी बात को ग्रहण करना तो बहुत आसान है, तो सबको पता है। तो सबसे पहले ये जानना, ये समझाना पड़ेगा समस्त बच्चों को कि आप अच्छी बात कैसे समझें, आप अच्छे बुरे में अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएँ। ये चीज़ जिस दिन समझ जाएगा भारत, और उस दिन भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। केवल कहने से थोड़ी होता है। यदि आप सो जाएं बेड पर, बोले कि भोजन आ जाओ, भोजन आ जाओ, भोजन सर कितनों ही आप चिल्ला के मर जाओ, भोजन आने वाला नहीं है सर। ये जो भारत है, ये जो विश्व है, ये कर्म पर विश्वास करता है, बोलने पे विश्वास नहीं करता। हम सभी को कर्म करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत से उबरना है। और हम एक बात आपको समझाना चाहते हैं, ये जो जनरेशन चल रहा है, जैसे हम लोग हैं, जिस जनरेशन में हम लोग हैं, जिस जनरेशन में हमारे पापा थे, हमारे दादा थे, हमारा बाल बच्चा आने वाला है, यदि एक जनरेशन, समझिएगा सर मेरे इस बात को, यदि एक जनरेशन, भारत का मात्र एक जनरेशन, सर सब दिन के लिए सुखी हो जाएगा भारत, यदि भारत का एक जनरेशन समस्त दुख को सहते हुए, मेरी इस बात को समझिएगा, अगर भारत का एक बार और एक जनरेशन समस्त दुख को सहते हुए, अगर वह समस्त दुख को सहते हुए अगर वह मेहनत करे और अपने बच्चे को पढ़ाए, जैसे ही उसका बच्चा पढ़ के अच्छा करेगा, उसके वंश में से, उसके परिवार में से दुख चला जाएगा। जैसे ही उसके परिवार से दुख चला गया, सर हर एक परिवार संपन्न हो जाएगा। आपको न तो इंदिरा आवास देना है, न तो पुनर्वास देना है, न तो फ्री नल जल देना है, सब कुछ वो करने के लिए एबल हो जाएगा। आप केवल बच्चे को एक बार क्रिएटिव तो बनाइए, बस। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, आप सभी एजुकेशन की महत्ता को समझिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, चाहे उसके लिए कितना ही दुख हो। आप अपने बच्चों को एक शर्ट कम दीजिए, एक गंजी कम दीजिए, एक बुक कम दीजिए, एक कॉपी कम दीजिए, लेकिन उसको आप पढ़ाइए। मेरा समस्त भारतवर्ष के सभी अभिभावकों से ये मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप आज नहीं पढ़ाते हैं तो आपने दुख झेला, आपका बच्चा भी दुख झेलेगा। अगर वो बच्चा अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता तो वो भी जनरेशन दुख झेलेगा। इसीलिए एक बार समस्त भारत को एकजुट होना पड़ेगा, समस्त शिक्षकों को एकजुट होना पड़ेगा, समस्त बच्चों को एकजुट होना पड़ेगा, समस्त गार्जियन को एकजुट होना पड़ेगा और एक बार पढ़ाना होगा। जैसे ही वो बच्चा पढ़ के संस्कारी बनेगा, भारत की सत्ता अच्छी हो जाएगी, भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, भारत से जो शोषण है वो खत्म हो जाएगा, भारत विश्वगुरु स्वतः बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।